हेलो एवरीवन। जैसा कि पीवाईक्यू को देखते हुए आप सबको पता है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में एग्रोनॉमी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ मेजर क्रॉप्स हैं उनसे ही आते हैं, जिनमें सीरियल्स क्रॉप तो कंप्लीट मान ही लो कि उनसे तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते ही आते हैं, ठीक है, और कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में मेजर 6 क्रॉप्स को कवर करेंगे वन शॉट में, ठीक है, और ओनली एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए सफिशियंट है। वैसे पढ़ने के लिए देखा जाए दोस्तों तो इनका कोई लेवल नहीं है, ठीक है। देखो मैं आपको एज एक सेकेंड दिखा दूँ, ठीक है। ये देखो एज ए अकेला अकेला यानी कि राइस राइस है ना, वो भी किताबों में इनमें वो शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, तो भी इनमें यानी कि खूब बड़ा है अकेला राइस राइस, ठीक है। उसके बाद गेहूँ आया है, तो अकेला राइस राइस ही काफ़ी हो जाता है। और ये मेरे खुद के नोट्स दिखा दूँ आपको, तो ये भी यानी कि काफ़ी हैं अकेले राइस राइस के लिए, ठीक है। और वो भी ये तो शॉर्ट्स फॉर्म में बनाए हैं मैंने, तो ठीक है। तो ऐसे हर एग्जाम का अपना अपना लेवल होता है। ये मैंने नोट्स बनाए नाबार्ड वगैरह एएफओ वगैरह के हैं, ठीक है। और एज ए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम के हिसाब से यानी कि अपने को ओनली एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम लेवल का ही पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम में इतना कुछ है नहीं कि अपन पूरा का पूरा ही पढ़ ले, तो आपको मैं कुछ चीज़ें एनालिसिस की थी मैंने, ठीक है, जो अपन वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मेजर क्रॉप से कहाँ कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहली क्रॉप है हमारी धान या राइस, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ओराइजा सेटाइवा। इसमें स्वपरागण होता है, शॉर्ट डे प्लांट है, अंकुरण होता है इसमें हाइपोजेल, ठीक है। गुणसूत्र 2n बराबर 24, वसा 2.5%, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस, ठीक है। और अपने इंडिया का केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक उड़ीसा के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो विश्व में धान उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे आता है चीन, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है भारत, ठीक है। और क्षेत्रफल के अंदर है सबसे पहले पर भारत और दूसरे के ऊपर है चीन, ठीक है। अब न्यू डाटा देखो, धान उत्पादन में सर्वाधिक भारत के अंदर है फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरे पर है तेलंगाना और तीसरे पर है पश्चिम बंगाल। पहले तेलंगाना था फर्स्ट के ऊपर, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में भी उत्तर प्रदेश ही फर्स्ट पर है और पश्चिम बंगाल द्वितीय नंबर पे है, ठीक है। अब एक नोट आपको याद रखना है कि सर्वाधिक उत्पादकता प्रोडक्टिविटी है वो पंजाब की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल कम है इसलिए उत्पादन भी कम है। अब देखो राजस्थान में बूंदी और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक धान होता है, ठीक है। राजस्थान के अंदर बूंदी और हनुमानगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को, ठीक है। क्योंकि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को इसलिए कहते हैं, आप सोचो कि इसमें तो यानी कि उत्पादन भी नहीं है इतना, उत्पादकता भी इसकी कम है, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है धान की, ठीक है। बहुत यानी कि 22-25 किस्मों यानी कि अलग अलग प्रकार के धान की खेती होती है। भारत में धान की ओराइजा सेटाइवा की इंडिका उपजाति उगाते हैं, ठीक है। यानी कि जैपोनिका जो यानी कि जापान में होती है, ठीक है, और एक जावानिका होती है वो इंडो बर्मा में होती है। तो लेकिन अपने इंडिया में इंडिका उगाते हैं, ठीक है। इसकी प्रोडक्टिविटी कम है वैसे आपको बता दूं, और वाटर लॉगिंग भी इसकी क्षमता कम है, ठीक है। अब देखो धान की फसल के विकास चरण यानी ग्रोथ स्टेज, यहाँ से PYQ आया हुआ है, ठीक है। पक्का चांस बनता है यहाँ से क्वेश्चन आने के, यानी कि 2 3 4 ऑप्शन में 4 अवस्था दे देगा और यानी कि क्रम वाइज पूछेगा मिलान करने की, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है यानी क्वेश्चन में। तो ये अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले होगा अंकुरण जर्मिनेशन, ठीक है। फिर होगा सीडलिंग नर्सरी या रोपाई के लिए तैयार होगा, फिर यानी कि टिलरिंग होंगे, कल्ले वगैरह निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद तना विस्तार होगा, फिर होगा पांचवी अवस्था है पुष्पगुच्छा, ठीक है, पेनिकल इनिशिएशन। छठवीं अवस्था है बूटिंग, ठीक है। सातवीं अवस्था है हेडिंग, और आठवीं अवस्था हो जाएगी फ्लोवरिंग या पुष्पन। नौवीं अवस्था हो जाएगी फ्लोरिंग या पुष्पन के बाद हो जाएगी दुग्ध अवस्था, ठीक है, मिल्किंग यानी कि दानों की दूध अवस्था हो जाएगी। उसके बाद डफ अवस्था, ठीक है, जहाँ पर यानी कि दानों में लुगदी बन जाती है, गुथ जाते हैं दाने, ठीक है, कठोर हो जाते हैं। उसके बाद मैच्योरिटी यानी कि परिपक्व हो जाएंगी। 11 अवस्था है टोटल, ठीक है। तो आप याद रखना किसी में 9 मिलेंगी, किसी में 10, किसी में 11, लेकिन यानी कि आपको तो ये क्रम वाइज याद रखनी है सारी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना अपने को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना जलवायु। जलवायु में देखो तापमान है इसका 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है ना, वो बढ़वार के लिए उपयुक्त रहता है, ठीक है। और फसल पकने हेतु मैच्योरिटी के टाइम लास्ट में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस आवश्यकता होती है। और अगर औसत आ जाए, ठीक है, पूरे जीवन काल के लिए टाइम आ जाए तो 21 से 35 डिग्री सेल्सियस आता है। उसमें ये सारे कवर हो गए, ठीक है, पकने वगैरह के लिए, वर्दी के लिए, अंकुरण के लिए, सब कुछ आ गए औसत के अंदर, ठीक है। अब देखो गर्म व नम जलवायु आवश्यक होती है इसके लिए। भारत में 3 ऋतुओं में उगाते हैं। अब क्वेश्चन दूसरा बन सकता है यहाँ से, ठीक है। हर क्वेश्चन यानी कि गुणसूत्र वगैरह उत्पत्ति वगैरह से फिर भी बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, अगर आराम से नॉर्मल क्वेश्चन आए तो। बाकी अगर थोड़ा सा भी हाई क्वेश्चन जाता है तो ऐसी चीज़ों से जाता है, आप देख लेना उठाकर इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। भारत में धान की ऋतु 3 ऋतुओं में उगाते हैं भारत के अंदर, ठीक है। पहला है शरद ऋतु, इसमें उगाया जाता है ना उसको उस क्षेत्र में जहाँ पर ये उगाया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल वगैरह में, असम वगैरह में, वहाँ पर ओस बोलते हैं इसको, ठीक है, ओटम या ओस, ठीक है। शीत ऋतु में उगाते हैं उसे अमन बोलते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में उगाते हैं उसे बोरो बोलते हैं, ठीक है।
अस अमन बोरो सबसे ज़्यादा होती है अपने अमन होता है, 84% खेती अमन की होती है, ठीक है। अमन बोलते हैं जिसको, यानी कि शीत ऋतु के अंदर जो धान उगाते हैं उसको उसको उगाया कब जाता है, जून जुलाई में उगाता है और नवंबर दिसंबर में उसकी कटाई की जाती है। तो आप ये मेजरली याद रखना ही रखना, ठीक है, अमन को। इनकी देखो, और शरद ऋतु इसकी मई जून में बुआई करते हैं, सितंबर अक्टूबर में कटाई कर लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे याद रख लेना, मजनू सनम, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, सब यही ट्रिक बताते हैं, मजनू और सनम अस अमन बोर होगी, ठीक है। अब देखो मृदा, चिकनी दोमट काली मृदा सर्वाधिक उपयोगी होती है। चिकनी दोमट आपको देखो, बलुई दोमट तो हर क्रॉप के अंदर करनी है अपने को, ठीक है। बस कुछ ही स्पेसिफिक क्रॉप है जिनमें अपने को याद रखना है, जैसे इसके लिए काली मृदा उपयुक्त होती है धान के लिए, ठीक है, जैसे कपास हो गई, ऐसे कुछ एक आध क्रॉप है जिनके लिए स्पेशली अपने को याद रखना है, बाकी सब में यानी कि दोमट मृदा बलुई दोमट याद रखना। पीएच देखो इसका 4.5 से 6.5, ठीक है, इसको यानी कि 8.5 तक भी उगा सकते हैं, ठीक है, उगाने के लिए तो। लेकिन ये थोड़ा अम्लीय ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है, धान के लिए। वैसे उगता है ये क्षारीय मृदाओं में भी आराम से, यानी कि उग सकता है ये, ठीक है। तो पीएच भी आपको मैं बता दूँ, सभी क्रॉप्स में आपको क्या बताना है, सभी क्रॉप्स में आपको बताना है 6 से यानी कि 7.5, ठीक है, 6.5 से 8 ऐसे ही पीएच होगा। तो यानी कि 6 से 8 का पीएच बीच का रखना आप, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन खेत की तैयारी। खेत की तैयारी में देखो, पडलिंग याद रख लेना, ये टर्म्स थोड़ी इंपॉर्टेंट है। पडलिंग क्या करते हैं, यानी कि उसमें खेत को गारा सा बना देते हैं, ठीक है, कीचड़ नुमा बना देते हैं पूरे खेत को, उसमें पानी भरकर उनमें मशीनों से, यानी कि एज ए जुताई होती है, एक जुताई की विधि होती है, जैसे खेत में यानी कि बार बार ट्रैक्टर वगैरह चलाकर उसको गारा नुमा बना देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, मृदा संरचना को वो नष्ट कर देते हैं, उससे क्या होगा, जल का यानी कि हास नहीं होगा, नीचिंग लीचिंग वगैरह नहीं होगी, ठीक है। और पोषक तत्व भी नीचे की परतों में, नीचे के सनस्तरों में नहीं जाएंगे, ठीक है। और खरपतवार प्रबंधन हो जाएगा और जल की हानि रोकता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है। तो पडलिंग धान से संबंधित है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है अपनी किस्में, ठीक है। अब किस्में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना, CORH1, ठीक है, इसे MGR1 भी कहते हैं, APRH1 भी कहते हैं। ये धान की प्रथम संकर किस्म थी, ठीक है, इंडिया के अंदर प्रथम संकर किस्म 1994 में बनी थी, ठीक है, इतना याद रखना। PRH10 है, ये बासमती धान की फर्स्ट संकर किस्म है, ठीक है, PRH10, APRH और PRH10, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट कुछ 7 वैरायटी देखो, हर क्रॉप्स की मैं यानी कि 7-8 वैरायटी दे रहा हूँ, इनको तो अच्छे से याद कर लेना। TN1 है, विश्व की प्रथम बोनी किस्म है, ठीक है, 1964 में उत्पन्न हुई, ये यानी कि सन वगैरह याद मत रखना चाहिए, ठीक है। TN1 देखो, विश्व की प्रथम बोनी किस्म, ठीक है। और IR8 है ना, ये फर्स्ट हाई यील्ड वाली बोनी किस्म है, यानी कि है तो दोनों बोनी, ये 1966 में बनी थी, ठीक है। लेकिन जो IR8 है ना, इसने TN1 को भी पीछे छोड़ दिया उत्पादन के अंदर। तो अगर एग्जाम में ऐसे आए कि विश्व की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है धान की, ठीक है, तो TN1 हो जाएगा। और प्रथम अधिक उपज देने वाली बोनी किस्म कौन सी है, तो IR8 हो जाएगा, ठीक है। इसे विश्व का चमत्कारी या जादुई धान भी कहते हैं, ये चीज़ याद रखना, विश्व का चमत्कारी जादुई धान IR8 को कहते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत शुरू में यानी कि जब ये आई थी मार्केट में तो काफ़ी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसी का था, ठीक है। उसके बाद अपने इंडिया के अंदर भी एक जादू हुआ, ठीक है, अपने इंडिया में जय किस्म डेवलप हुई, ठीक है, जो TN1 और T141 के संकरण से बनी थी, ठीक है। और इसे भारतीय जादुई धान कहते हैं। तो ये थोड़ा सा जया को याद रख लेना, ठीक है, और पहले के उन दो को याद रख लेना। अब देखो, जगन्नाथ उत्परिवर्तित किस्म है, ठीक है। पूसा बासमती 1 अधिक गुणवत्ता वाले चावल की किस्म है, ठीक है। सुगंधित चावल की किस्म साबरमती, कस्तूरी, बासमती, ये तो आपको बताइए, ठीक है। अब देखो, जैव संवर्धित किस्में देखो, CR धान, जिनके आगे भी CR लगा है ना, CR वगैरह, वो सारी यानी कि इसमें हो जाएंगी, ये इतना आएगा नहीं, बाकी ये याद रख लेना आप, लवण रोधी, ठीक है, लूणीश्री, ये याद रख लेना, ठीक है, ये याद रख लेना, ये और वे पहले की 2 याद रख लेना। अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहीं से बैठ जाएगा। और फिर भी अगर इनसे क्वेश्चन नहीं आता तो फिर वो यानी कि आप किसी कोचिंग में देख लेना, ठीक है, किसी भी कोचिंग की किस्मों के अंदर नहीं आएगा फिर, अगर बाहर से आएगा तो, ठीक है। क्योंकि सब कोचिंग वाले सब यानी कि ऐसे ही करते हैं कि जो क्वेश्चन आ गया उनके नोट्सों में से नहीं आया, अगली बार फिर उसको उस किस्म को नोट्सों में ऐड कर देते हैं और उससे 2-4 किस्म एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, बीज दर है, छिटकवा विधि ब्रॉडकास्टिंग से करते हैं तो 100 kg प्रति हेक्टेयर, ठीक है, 120 भी लिखा होता है आप, यानी कि 100 kg प्रति हेक्टेयर याद रखना। संकर धान है, ये 15 kg प्रति हेक्टेयर, ठीक है, ये पूछी गई है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, बीज दर पूछी गई थी 2022 में, ठीक है, इसकी। और संकर धान की W वगैरह में काफ़ी बार पूछी गई है, ठीक है, काफ़ी बार। अब देखो, नर्सरी की विधियाँ, अब क्वेश्चन बनेगा तो फिर वो यहाँ से बनेगा, ठीक है। आपको मैंने कई चीज़ें दे दी हैं, देखो, ऋतुओं से क्वेश्चन बन सकता है, ऋतुओं से नहीं बना तो फिर क्वेश्चन बन सकता है नर्सरी की विधियों से, ठीक है, या फिर क्वेश्चन बन सकता है वर्दी अवस्थाओं से। हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के हिसाब से देखते हुए चलो। अब देखो, नर्सरी की विधियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा PYQ धान के अंदर से आए हैं ना, तो यहाँ से आए हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, लेवल के एग्जाम में। तो सामान्य नर्सरी है, देखो अब इसमें नर्सरी की विधि है, देखो सामान्य नर्सरी यह दो प्रकार की होती है, गीली नर्सरी, ठीक है, ड्राई, और वेट सूखी नर्सरी, ठीक है, 2 हो गई। अब इसमें देखो, नर्सरी का क्षेत्रफल याद रखना, दोनों को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। नर्सरी का क्षेत्रफल 1000 मीटर स्क्वायर, यानी कि
1 हेक्टेयर के लिए अपन पौध लगाएंगे, 1 हेक्टेयर भाग के लिए, ठीक है, तो उसके लिए अपने 1000 मीटर स्क्वायर में अपने को पौध लगानी पड़ेगी। 1 हेक्टेयर में होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 10,000 मीटर ही स्क्वायर के लिए आप पौध लगाओगे तो यानी कि 1,000 मीटर स्क्वायर में पौध तैयार करनी पड़ेंगे आपको, यानी कि 1/10 भाग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो प्लांट ट्रांसप्लांटिंग 1 माह में तैयार हो जाता है पौधा, 30 दिन के बाद यानी कि उसको खेत में लगा देते हैं अपन, ठीक है। 1 माह में तैयार हो रहा है यहाँ पर। अब देखो डेपोक विधि देखो, इसे मैट नर्सरी भी कहते हैं। मैट नर्सरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भूमि का यूज नहीं होता, सॉइल का यूज नहीं होता। इसे मैट पर, चटाई पर, केले के पत्तों पर, ठीक है, बिना मर्दा के फर्श, मैट, केले के पत्तों आदि पर नर्सरी तैयार की जाती है, ठीक है। यानी कि बीजों को उनके ऊपर ग्रो किया जाता है, उन पर नमी वगैरह छिड़काव वगैरह करते रहते हैं बीच बीच में, पोषक तत्व नमी वगैरह का, ठीक है, और वो वहीं पर बिना मर्दा के ग्रो हो जाते हैं। बाद में उनको पौध तैयार करके उनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ये मनीला फिलीपींस से विकसित हुई है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या याद रखना आपको, 11 से 14 दिन में पौध तैयार हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल बात है। अब नर्सरी क्षेत्रफल याद रखना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट नर्सरी क्षेत्रफल इसमें क्या है, 25 से 30 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है। सबसे कम स्थान की आवश्यकता होती है इस विधि में। धान की यानी कि अपन पौध तैयार कर रहे हैं, तो जितनी भी विधि है ना धान से पौध तैयार करने की, धान की, उसमें सबसे कम स्थान की आवश्यकता होती है, वो होती है डेपोग मेथड में, ठीक है। डेपोग मेथड में 25 से 30 मीटर स्क्वायर ही स्थान चाहिए अपने को 1 हेक्टेयर फसल लगाने के लिए, ठीक है। और बीज दर होती है इसमें 3 kg प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। 3 kg प्रति इस मीटर स्क्वायर मतलब 30 मीटर स्क्वायर के लिए फिर कितने हो गए, 3 तिया 90 kg प्रति हेक्टेयर, ठीक है। समझ रहे हो गए आई होप मेरी बात। बाकी आप इतना याद मत रखना आप तो, यानी कि मेन चीज़ें रखना किसकी क्या विशेषता मेजर है, ठीक है। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपनी विधि है SIR, ठीक है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। SI श्री विधि, इसके अंदर क्या करते हैं देखो, श्री के अंदर नर्सरी एरिया है ना वो 100 मीटर स्क्वायर रखते हैं, ठीक है, 1% रखते हैं यानी कि, ठीक है। अब पौध तैयार इसमें 8 से 10 दिन के अंदर ही हो जाती है। डेपोग में क्या हो रहा था, 11 से 14 दिन में हो रही थी, यहाँ से 8 से 10 दिन में हो रही है। तो इसका नोट ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट नोट है इसका ये, कि सबसे कम समय में पौध तैयार हो जाती है इस विधि में, सबसे कम समय में पौध तैयार हो जाती है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा ना होने के कारण अपन यानी कि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इतना तो पता है, बस आपको तो ये याद करना है, क्योंकि इन नोट्सों में जो भी लिख रखा है ना वहाँ से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से उठेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, नाइट्रोजन हेतु उपयुक्त उर्वरक कौन सा होता है धान में, अमोनियम सल्फेट, ये याद रखना, ठीक है आप। अब देखो धान में जैव उर्वरक, धान में उर्वरक वगैरह ना वो अपचयन जोन में देते हैं, रिड्यूस जोन में, यानी कि अनऑक्सीकृत जोन में, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसमें नुकसान ना हो नाइट्रोजन का, इसलिए। अब देखो जैव उर्वरक कौन कौन सा है, ब्लू ग्रीन एल ग्रीन, नील हरित शैवाल, ठीक है, और एजोला, 2 जैव उर्वरक यूज करते हैं। लीफ कलर चार्ट एग्जाम में आ जाए कि ये कहाँ से किससे संबंधित है, तो ये धान में यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा निर्धारण करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। पत्तियों का उस कलर चार्ट में देखते हैं किस कलर की पत्तियाँ हैं, कितनी कमी है नाइट्रोजन की, उस हिसाब से उर्वरक देते हैं, ठीक है। अब देखो सिंचाई देखो, धान के खेत में हमेशा 5 सेंटीमीटर जल भराई होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल कॉमन चीज़ है। अब जल मांग देखो 900 से 2500 mm है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, गन्ना की 1500 से 2500 mm है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा गन्ना की होगी, ठीक है। धान वैसे डेली प्रतिदिन अगर जल यूज करता है ना, प्रतिदिन की जल मांग देखें तो धान की सबसे ज़्यादा है क्रॉप्स के अंदर, लेकिन एग्जाम में ऐसा पूछते नहीं प्रतिदिन वाला सीन, ठीक है। वैसे सिंपली पूछेंगे तो जल मांग सबसे ज़्यादा गन्ने की हो जाएगी। 1 kg धान उत्पादन के लिए 5000 लीटर की जल की हानि होती है। जैसे और सीरियल क्रॉप अपन उत्पादन करते हैं तो उनके लिए 500 लीटर की हानि होती है, लेकिन धान उत्पादन करते हैं ना 1 kg, उसके लिए 5000 लीटर की जल की आवश्यकता होती है। इसलिए तो चाइना समझदार हो गया भाई। अब यानी कि आप देखोगे तो भारत के अंदर ही प्रोडक्शन और एरिया सब कुछ भारत का ही हो गया, ठीक है। जो भी बुक्स वगैरह में छपा नहीं है, डाटा वगैरह में तो पुराने वाला ही चल रहा है, लेकिन इंडिया सबसे ऊपर हो गया है, ठीक है, क्योंकि चाइना ने खुद प्रोडक्शन कम किया है इसका, ठीक है। और कुछ वैरायटी ऐसी बना ली चाइना ने जो 2000-3000 लीटर जल में ही यानी कि 1 kg धान उत्पादन कर देते हैं। अब देखो खरपतवार देखो, इसके अंदर क्या है, जंगली धान, ठीक है, इकाइनोक्लोवा स्पीसीज, ठीक है, सबसे आपत्तिजनक सबसे मेन खरपतवार इसका यही है। अब शाकनाशी देखो, इसमें कौन सा यूज करते हैं, प्रोपेलिन यूज करते हैं, ठीक है, नॉर्मली याद रखना ये दो। अब देखो रोग के अंदर है ब्लास्ट ऑफ राइस, ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट यानी क्वेश्चन उठ सकता है, क्योंकि मेजर क्रॉप है, ठीक है, तो इसकी रोग वगैरह से भी क्वेश्चन उठ सकता है। ब्लास्ट ऑफ राइस है ना, ये पायरिकुलेरिया ओराइजी कवक से होता है, ठीक है, इसका याद रख लेना। 1-2 क्रॉप ये जिनमें आपको ये याद करने हैं, ठीक है, रोग वगैरह गेहूं के अंदर, जौ के अंदर, इसके अंदर तो याद करने ही है, और बाजरा के अंदर भी, ठीक है। पायरिकुलेरिया ओराइजी कवक से होता है। भूरा पत्ती धब्बा रोग, ब्राउन लीफ स्पॉट, ठीक है, हिलमेंथियोस्पोरियम ओराइजी से होता है। 1943 में बंगाल फेमान यानी कि बंगाल के अंदर जो अकाल पड़ा था वो इसी के कारण पड़ा था, ठीक है। बस ये दो आप याद रख लेना। उसके बाद देखो अपन नेक्स्ट चलते हैं, जीवाणु अंगमारी, ठीक है, जेंथोमोनास ओराइजी से होता है, ठीक है, इसे क्रेसेक रोग भी कहते हैं। तो एग्जाम में आ जाए क्रेसेक रोग किससे होता है, तो जेंथोमोनास ओराइजी, ठीक है, वो घुमाने वाले क्वेश्चन ही पूछेंगे। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है और फास्फोरस की अधिकता से होता है, ठीक है, क्लियर है।
अब उसके बाद चलते हैं उपज। 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, कुछ खास नहीं याद करनी, इसमें सवाल नहीं आएगा उपज से धान वगैरह से, तो ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो कुछ धान के। धान में बोनेपन हेतु जीन डीजीयू जीन यूज होता है, ठीक है। सबसे उपयोगी जीन यही है बोनेपन का कारण, ठीक है। अब प्रोटीन है इसमें, ओराइजिन प्रोटीन है 7% पाया जाता है, ठीक है। अब गोल्डन राइस है, ये विटामिन ए और बीटा कैरोटीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन समृद्ध होता है ये, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए और बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, एज ए करंट टाइप बता दूं आपको, 2024-25 में इसे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने इसे बैन कर दिया है, ठीक है, गोल्डन राइस को, ठीक है। अब सुपर राइस देखो, ये जीएस खुश ने विकसित किया, इसमें इतना याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, परीक्षण भार 1000 दानों का भार लेते हैं जो 25 ग्राम होता है, ठीक है। बासमती चावल का 21 ग्राम होता है, ठीक है। वो आपको याद नहीं करना इतना, 25 ग्राम आप बस ये याद रखना। अब देखो लेमा और पीलिया दो चीज़ होती हैं, यानी कि धान के ऊपर है ना, जो चावल के ऊपर जो छिलका होता है ना, तो वो लेमा, और नीचे जो नीचे होता है लेमा, ऊपर होता है वो पीलिया, ठीक है। इसे बोलते हैं यानी कि हल बोलते हैं इनको दोनों को, और इनको यानी कि अलग करने की क्रिया हो जाएगी ना, वो हलिंग हो जाएगी, ठीक है, दोनों को अलग करने की क्रिया। अब देखो होता क्या है, देखो अगर धान चावल के ऊपर छिलका है ना, तो उसे बोलते हैं अपन धान, यानी कि चावल के ऊपर हल, मतलब लेमा और पीलिया चिपक रहे हैं चावल के ऊपर, छिलका चिपक रहा है, उसे बोलते हैं धान, ठीक है। और धान से यानी कि दाना अलग करते हैं ना अपन, दाने को अलग करने की क्रिया कहलाती है हलिंग, ठीक है। अब उसके बाद देखो पॉलिशिंग क्या होती है, यानी कि अपन ने दाना अलग कर लिया, तो अपन जो दाना अलग करते हैं वो अपने को भूरे रंग का मिलता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पीला या भूरे रंग का, ठीक है। उसको एकदम यानी कि सफ़ेद रंग में बदलने के लिए उस पर पॉलिशिंग की जाती है, उसकी यानी कि ऊपर की जो भ्रूण परत होती है उसको घसते हैं, ठीक है। तो उसको घसने के लिए यानी कि जो पॉलिशिंग की जाती है, उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है अपने को व्हाइट राइस मिलता है, ठीक है, व्हाइट राइस हो जाता है। बहुत ही बारीक चिपकी हुई भूसे की परत हटाना, पॉलिशिंग हो गया, ठीक है। और ये यूपीएससी में आया हुआ है, और पीवाईक्यू देखो एएफओ के अंदर आया हुआ है, पोर बॉइलिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, विटामिन B12 का संग्रहण करते हैं। विटामिन B12 का संग्रहण कैसे, जैसे यानी कि अपन यानी कि ये हलिंग वगैरह मिलिंग वगैरह जो प्रोसेस वगैरह करते हैं, ठीक है, दाने अलग करने की क्रिया वगैरह, तो उसमें B12 का यानी कि हास हो जाता है, विटामिन B12 कमी आ जाती है धान के अंदर। तो क्या करते हैं, पहले इसको उबाल लिया जाता है, जिससे छिलका भी थोड़ा अलग हो जाता है, और फिर यानी कि B12 विटामिन का भी नुकसान नहीं होता। और एक एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ ले ड्रम कल्चर तकनीक किससे होती है, तो ये धान से संबंधित है, सिंचाई वगैरह से, ठीक है, धान में सिंचाई करने के लिए संबंधित होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें जो भी पढ़ा है ना सारा इंपॉर्टेंट है, सारा एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। नेक्स्ट क्रॉप हमारी है मेज, ठीक है, दूसरे नंबर की। इसका बोटनिकल नेम देखो जिया मेज, ठीक है, कुल ग्रेमिनिया पोएसी, ठीक है। 2n बराबर 20, ज्वार के अंदर भी 2n बराबर 20 ही है, ठीक है, मक्का ज्वार में सेम है। फल केरियोप्सिस, अंकुरण हाइपोजियल, ठीक है, ये सब आपको नॉर्मल पता ही है। इसे फसलों की ड्रोसोफिला भी कहते हैं, यानी कि अद्भुत फसल भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादकता है इसकी, इस फसल की, ठीक है। अनाजों की रानी भी कहते हैं इसे, ये इसके अन्य नाम है, ठीक है, अनाजों की रानी वगैरह, ये यानी क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हुए हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, मक्का है ना नॉन टिलर प्लांट है, ठीक है, बाकी सब में यानी कि कल्ले फूटते हैं, ठीक है, इसके अंदर कल्ले नहीं फूटते, टिलरिंग नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। और मक्का के अंदर है ना लाइसिन व ट्रिप्टोफेन दोनों की कमी पाई जाती है, ठीक है, दोनों एंजाइम्स की कमी पाई जाती है, ये भी पीवाईक्यू है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी आए हुए हैं। अब देखो प्रोटीन है, इसकी प्रोटीन को जीन कहते हैं, ठीक है, जो 10% होती है। तेल होता है इसके अंदर 4 से 5%, ठीक है। भ्रूण के अंदर और भी तेल पाया जाता है 11%, वो यानी कि याद नहीं करना। ओपेक 2 का यूज करते हैं क्वालिटी प्रोटीन मक्का तैयार करने में, ठीक है। ओपेक 2 ये भी एक जीन है इसके, जैसे यानी कि धान के अंदर डीजीयू जीन था ना, ऐसे। अब देखो मादा पुष्पक्रम होता है सिल्क, ठीक है, और मादा पुष्पक्रम आने की क्रिया होती है सिल्किंग। नर पुष्पक्रम होता है टेसल, और टेसल निकलने की क्रिया टेसलिंग, ठीक है। अब देखो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 में आया था, मक्का की प्रजनन अवस्था कौन सी है, ठीक है, प्रजनन अवस्था सिल्किंग है, ठीक है, ना कि टेसल। मादा पुष्पक्रम निकलता है ना, वो अवस्था प्रजनन अवस्था होती है, ठीक है। अब देखो मक्का एकलिंगीय है, परपरागित है, ठीक है, एकलिंगी है तो ऑब्वियसली यानी कि परपरागित ही होगा। सोरडे प्लांट है, C4 प्लांट है, ठीक है। अब देखो जलवायु इसकी गर्म जलवायु का प्लांट है, 6 से 8 pH है। pH तो आपको बताया था, सबको नॉर्मल कॉमन ही रखना आप, ठीक है। और बलुई दोमट मृदा याद रखना। विश्व में मक्का उत्पादन में क्षेत्रफल USA का सबसे ज़्यादा है, ठीक है, अमेरिका का। तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। तापमान वगैरह याद रखना, देखो सब क्रॉप्स का, स्पेशली बता रहा हूँ गेहूं और धान का तो याद रखना ही रखना है। गेहूं का तो हर याद रखना, अंकुरण वगैरह भडवार वगैरह का, ठीक है, पुष्पन वगैरह सब कुछ याद रखना गेहूं वाले टेम्परेचर का। अब टेसल को हटाने की क्रिया डिटेसलिंग कहलाती है, ठीक है। और इमास्कुलेशन कहलाते हैं कि पौधे से नर यानी कि उसको नर प्लांट को, नर पुष्प को हटाना, ठीक है। और टेसल को इसमें भी हटा तो नर पुष्प को रहे हैं, लेकिन टेसल इसके स्पेशल नाम है, इसके नर पुष्प का टेसल कहते हैं जिसे, ठीक है, उसे हटाने की क्रिया डिटेसलिंग होगी। अब देखो मक्का में सर्वप्रथम एकल संकरण किसने किया था, AM ईस्टमसल ने, ठीक है, ओनली ये दो नाम याद रखना, ईस्टमसल ने 1910 में किया, ठीक है। डबल संकरण किया DF जोन्स ने किया, ठीक है, सन वगैरह याद मत रखना, बस ये याद रखना, इसकी फर्स्ट संकरण की तो सन याद रखना, ईस्टमसल ने किया, और डबल संकरण किया उसने DF जोन्स ने किया, ठीक है, ये पीवाईक्यू आए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं बीज दर,
ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। सुपरवाइजर वगैरह डब्ल्यू वगैरह जेट में तो हर बार आते हैं, देखो उसके तो बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने उसके तो लिखे नहीं, मैं तो मेजर एग्जाम्स के लिख रखा हूँ एग्रीकल्चर के। ठीक है, बीज दर देखो, शंकर मक्का 25 केजी प्रति हेक्टेयर डब्ल्यू में आया हुआ है 2021 में। ठीक है, संकुल मक्का की 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, IBPS AF में पूछा गया है कि चारे हेतु यानी कि बीज दर कितनी रहते हैं, तो 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर याद रखना अपने को। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर, सब में 3 से 5 का एवरेज याद रखना, 3 से 5 गेहूं के अंदर बाजरा के सब में 3 से 5 सेंटीमीटर एवरेज याद रखना। और इसकी यानी कि स्पेसिंग कितनी है, 45 से 60 इंटू 20 से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें संकुल और संकर दोनों की आ गई, वैसे अलग अलग होती है, जैसे यानी 45 इंटू 20 भी होती है और 60 इंटू 25, पर दोनों चीज़ें आ गई इसके अंदर। अब देखो ग्रोथ स्टेजेस याद रखना, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने बोला था ना, ग्रोथ स्टेज धान की याद रख लेना भाई, धान की या गेहूं की, अब की बार उनसे बैठ सकता है क्वेश्चन, इससे तो आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ग्रोथ स्टेजेस ही 18 सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आएंगे अपने सुपरवाइजर में। आप ऐसे पागल हो रहे हैं ना, कथन कारण वाले आ जाएंगे, वो आपका वहम दूर हो जाएगा जल्दी भरम। ठीक है, ग्रोथ स्टेज याद रखना, अंकुरन सबसे पहले, उसके बाद दूसरा विनिंग, विनिंग बोलते हैं यानी 3 से 4 पत्ती अवस्था होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है बालिया बनना। ठीक है, चौथा है टेसलिंग यानी कि नरपुष्प का आना, पांचवा है सिल्किंग। ठीक है, छठा है ग्रेन फिलिंग यानी कि दाने भरना, सातवा है डफ स्टेज। ठीक है, दाने यानी कि पकते हैं, गुथते हैं उसको, गुथी अवस्था। अब एक चीज़ याद रखना, इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना, टेसलिंग पहले हो रही है सिल्किंग से। ठीक है, नरपुष्प प्लांट पहले, नरपुष्प पहले आ रहा है। ठीक है, तो देखो मादा में नर भाग, मक्का में नर भाग यानी कि नर मंजरी या टेसल मादा भाग से पहले निकलता है, अतः मक्का एक प्रोटोएंड्री प्लांट है। ठीक है, प्रोटोएंड्री उसे कहते हैं जिसमें यानी कि नर भाग मादा से पहले परिपक्व हो जाए। ठीक है, अब क्रांतिक अवस्था देखो इसकी, टेसलिंग और सिल्किंग पर जरूरी होता है पानी देना, इसमें इरिगेशन सबसे जरूरी, टेसलिंग और सिल्किंग। ठीक है, अब मक्का के प्रकार देखो, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है, ग्रोथ स्टेज से आ लिया क्वेश्चन। ठीक है, अब यानी कि बीज दर वगैरह यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, या फिर यहाँ से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देख लो, फ्लिंट कॉर्न सबसे पहला। ठीक है, GMH इंडोडाटा। अब इसमें याद रखना आपको, ये तीनों चीज़ याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, PYQ में पूछ रखा, वेरी मोस्ट इसलिए लगा रखा है इसमें, क्योंकि ऐसे पूछेगा, देखो ये सारे वैज्ञानिक नाम दे देगा 4। ठीक है, और पूछेगा निम्न में से भारतीय मक्का कौन सा है। ठीक है, ऐसे पूछेगा, तो सबसे पहले आप कंफ्यूज मत होना कि GMH इंडोरेटा और GMH इंडेंट आटा में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, फ्लिंट कॉर्न जिसे भारतीय मक्का भी कहते हैं, भारत में उत्पादन होता है इसे GMH इंडोराटा इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, दूसरा है डेंट कॉर्न। ठीक है, जिसे GMH इंडेंट आटा कहते हैं। ठीक है, जिसको अमेरिका में उत्पादन होता है। देखो ये टाटा वर्ड याद रख लेना। ठीक है, वैसे तो टाटा अपने इंडिया की कंपनी है, लेकिन ये याद रखना, टाटा बाय बाय चीज़ वाली जो विदेशों में बोली जाती है अंग्रेजों में। ठीक है, तो वो अमेरिका हो गया। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं, देख डेंट से याद रखना, डी से डे याद रख लेना, डेंट इंडेंट। ठीक है, और ये फ्लिंट कॉर्न GMH इंडोरेटा, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा देता है कंफ्यूज करने वाले। ठीक है, अब देखो स्वीट कॉर्न GMH सेकेराटा, सेके से स्वीट। ठीक है, मीठी मक्का होती है। पॉपकॉर्न GMH एवर्टा, इसकी खास बात ये है, इसको 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो दाने फूलते हैं या फिर फट जाते हैं। ठीक है, और यानी वो कॉर्न बन जाते हैं। वैक्सी कॉर्न देखो GMH सेरेटिना, स्टार्च की मात्रा इसमें अधिक होती है वैक्सी कॉर्न में। अब उसके बाद दूसरा है सॉफ्ट कॉर्न या फ्लोर कॉर्न, GMH एमाइलेशिया। ठीक है, इसमें नरम दाना होता है। ठीक है, स्टार्च बहुत कम होता है। पोड कॉर्न, ठीक है, जो यानी कि होती है GMH ट्यूनिकाटा, प्राचीन मक्का है, सबसे प्राचीन मक्का पोड कॉर्न है। ठीक है, तो ये पोड कॉर्न भी याद रखना। ठीक है, और ये दोनों भी याद रखना। वैसे तो देखो भाई सारी याद रखना आप, यानी कि अच्छी चीज़ यही रहेगी, आप सारी याद रखो। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन बनने के चांस है यार, वो चीज़ें हैं लेवल की, यानी बढ़िया चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब किस में देखो, चारा मक्का, चारा के लिए यानी कि अफ्रीकन टोल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है, याद कर लेना, अफ्रीकन टोल चारे हेतु। स्वीट कॉर्न मीठी मक्का की है, माधुरी और प्रिया। ठीक है, क्वालिटी प्रोटीन मक्का है, उसकी है देखो प्रोटीना, रत्ना, शक्ति, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, ऐसे कुछ भी है, HQPM1, ये याद रखना। ठीक है, सर्वप्रथम क्वालिटी प्रोटीन मेज बना था ना, वो HQPM1 से बना था। ठीक है, और इसको बनाया था SK वसल ने विकसित किया था। संकुल मक्का, अंबर। ठीक है, अंबर ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना अंबर को। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पर विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दर्ज किया था इस वैरायटी ने, अंबर ने, संकुल मक्का की ने। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन। उसके बाद ज्वार, विक्रम, किसान, सोना, ये याद रखना। ठीक है, गंगावन भारत की फर्स्ट संकर किस्म है, 1961 में विकसित की गई थी। ठीक है, मक्का की, ये भी याद रखना। अन्य किस्में देखो, गंगा सफ़ेद 2, हाई स्टार्च, प्रताप मक्का वगैरह हो गई। ठीक है, ये ज़्यादा किस्में नहीं है, देखो ज़्यादा है नहीं, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया इसलिए बड़ी लग रही है, याद सारी रखनी है आपको। जलमांग 500 से 600 mm। ठीक है, खरपतवारनाशी इसका एट्राजिन और सीमाजिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, जेडन की कमी से इसमें व्हाइट बर्ड होता है। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। कीट इसका एक याद रखना, इंपॉर्टेंट कीट है ये, चिलोपार्टिलस तना छेदक। ठीक है, ये डेड हर्ट पैदा करता है, डेड हर्ट की समस्या उत्पन्न करता है, तो ये कीट भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। कीट एक आदि क्रॉप से कीट ऐसे हैं जो कीट जो जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब मक्का में 3 प्रकार की जड़ें होती हैं, ये याद रखना, थोड़ा सा
पूछेगा तो इनसे घुमा सकता है। शीर्ष जड़ क्राउन रूट होती है जो छोटी अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। सेमिनल जड़ें पोषण देती है, बेस या प्रोप जड़ें सहारा प्रदान करती है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा कि मक्का में पोषण के लिए आवश्यक जड़ कौन सी है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उपज देखो संकर किस्म 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, संकुल या कंपोजिट वैरायटी 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। उपज यानी कि मत याद करना, कोई खास सीन नहीं है। अब उसके बाद चलते हैं अपन बाजरा, ठीक है। थोड़ा और जल्दी पढ़ेंगे ताकि ऐसे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाजरा देखो पेनिसिटम ग्लूकम, जिसे पेनिसिटम टाइफोडियम भी कहते हैं, ठीक है। कुल ग्रेमिनी या पोएसी, ठीक है। ये तो आपको सबको याद है, सीरियल क्रॉप्स का ग्रेमिनी या पोएसी होता है, घास कुल होता है, ठीक है। और 2n बराबर 14। अब देखो जो के अंदर याद रखना है ना, एक दूसरे क्रॉप को रिलेटेड करते हुए पढ़ो। जो के अंदर भी 2n बराबर 14 ही है। अन्य नाम क्या है इसका, गरीब का भोजन हो गया, ठीक है। कैंडल मिलेट हो गया, ठीक है। प्रोटीन 11.5%, कार्बोहाइड्रेट 67 से 73%। मक्का वगैरह मोटे अनाज वालों में कार्बोहाइड्रेट पूछने के चांस है, बाकी ये किसी में नहीं पूछे जाते, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ याद रखना, खनिज लवण 2.7% सर्वाधिक होते हैं। वसा याद रख लेना, एक तो इंपॉर्टेंट इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि वसा 5% होती है। खाद्यान्नों में सर्वाधिक वसा है ना, इसके अंदर बाजरा के अंदर ही होती है। विश्व में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन भारत में होता है, और भारत के अंदर कहाँ पर होता है उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों में राजस्थान का स्थान है, ठीक है। अब देखो यह एक प्रोटोगायनी प्लांट है। प्रोटोगायनी मतलब जिसमें मादा प्रजनन अंग नर से पहले परिपक्व हो जाए, ठीक है। इसमें मादा प्रजनन अंग पहले परिपक्व होता है। मक्का के अंदर क्या हो रहा था, नर पहले परिपक्व हो रहा था, टेसल ही पहले निकल रहा था, और टेसल परिपक्व भी पहले टेसल ही हो रहा था, ठीक है। इसलिए वो प्रोटो एंट्री प्लांट था, और ये प्रोटोगायनी प्लांट है। ये टर्म्स देखो याद रखनी है। अब इतना टाइम नहीं है यार ये सब कुछ एक्सप्लेन करूँ मैं। प्रमुख शाकनाशी देखो एट्राजीन है इसका, ठीक है। जलवायु देखो गर्म जलवायु उपयुक्त होती है इसके लिए। सूखा सहनशील फसल है। अनाजों में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सूखा सहन है ना अनाजों में बाजरा कर सकता है, ठीक है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है टेम्परेचर, ठीक है। बीज दर देखो सब में टेम्परेचर इतना याद रखना आप, बस गेहूं वगैरह में कुछ में स्पेसिफिक अलग से याद रखना। बीज दर देखो 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर, और चारे हेतु 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है। बीज की गहराई 3 सेंटीमीटर, 3 से 5 एवरेज लेकर चलना आप, सब किसी की गेहूं वगैरह सब की, ठीक है। अब R/P देखो इसमें 45 × 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो पूछी गई हैं जेट वगैरह में, तो देखो हर बार ये इनसे ही सवाल आता है, ठीक है। स्पेसिंग वगैरह से, बीज दर वगैरह से, टेम्परेचर वगैरह से, ठीक है, क्योंकि उनको तो हर साल पेपर लेना है। ऐसे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बार बार नहीं दे सकते हो। अब किस में देखो HB1, ठीक है, हाइब्रिड बाजरा 1, ठीक है। ये है टिफ्ट 23 है, और बिल 3B का संकर है, ठीक है। ये संकर जरूरी नहीं है याद करना, बस आप ये रखना पहली संकर किस्म है वो HB1 है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, बाजरे के अंदर है ना अंतरजातीय संकरण से है ना नेपियर घास का जन्म हुआ था, ठीक है। जो पूसा नेपियर 1 किस्म बनी थी, तो नेपियर घास का विकास भी बाजरे से हुआ है। ये एज ए जनरल नॉलेज बता दिया आपको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। WCC 75 अर्गट व कंडवा रोग रोधी, ठीक है। MH 36 हरित बाली रोग रोधी। अन्य किस्में देखो HHB हरियाणा हाइब्रिड बाजरा, ठीक है। 67 60 कुछ भी आई, HHB आई वो बाजरा की है, ठीक है। RHB राजस्थान हाइब्रिड बाजरा, तो RHB जो भी किस्म आई RHB क्या की वो बाजरा की, ठीक है। MPMH 17, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, जेट 2024 में पूछी गई है MPMH 17, ठीक है। गुजरात हाइब्रिड बाजरा इसके अंदर आगे नंबर लगा लेना, ठीक है। राज 171 पूसा मोती, ये याद रखना ICR से विकसित है पूसा मोती, ठीक है। अब रोग देखो, इसके रोग से क्वेश्चन बनने के चांस है थोड़ा, तो रोग थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बाजरे के मेजर रोग हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि हर क्रॉप के अंदर ही पाए जाते हैं। हरित बाली डाउनी मिल्ड्यू रोग, ठीक है, जिसे मर्दुल रोमिलासिता भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पत्तियां यानी कि जो पुष्प है ना, जो सिट्टा वगैरह, वो यानी कि पत्तियों का गुच्छा टाइप में बन जाता है, ठीक है। दानों की जगह पत्तियों का गुच्छा बन जाता है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनोकोला कवक द्वारा होता है ये, ठीक है। सोइल और सीड बोर्न डिजीज है। अर्गट या चेपा रोग, इसमें क्या होता है, दाने से यानी कि चिपचिपा पदार्थ, शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ठीक है। और ये बीज उत्पादन में आपत्तिजनक होता है क्योंकि दाने बनते नहीं, दाने की जगह चिपचिपा पदार्थ बनता है जो यानी कि बाद में काला हो जाता है, ठीक है, काला बन जाता है उसके अंदर, और उससे बीज निकल नहीं सकते, ठीक है। और क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस द्वारा होता है। उपज होती है इसमें 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, उपज याद मत रखना इसी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन ज्वार के अंदर। ज्वार देखो सोरगम बाई कलर, ठीक है। 2n बराबर 20, ठीक है। लंबे समय तक सूखा सहन करने की क्षमता इसके अंदर भी, ठीक है। लेकिन खाद्यान्न के अंदर सबसे ज़्यादा सूखा कौन सा सहन कर रहा था, सबसे यानी कि टॉलरेंस की क्षमता तो थी बाजरा के अंदर, लेकिन लंबे समय तक सूखा सहन कर सकता है। ऐसे नहीं कि एकदम से बहुत ज़्यादा सूखा आ गया तो ये नष्ट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सूखा आ रहा है और यानी कि लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है तो वो सहन कर सकती है ज्वार। इसलिए इसको कहते हैं कैमल क्रॉप, ऊँट की तरह। जैसे ऊँट पानी पिए बिना लंबे समय तक रह सकता है ना, ऐसे मोटे अनाजों का राजा होता है, ठीक है। उत्पत्ति देखो अफ्रीका इथोपिया, ठीक है। इसकी उत्पत्ति इंपॉर्टेंट है। ज्वार की देखो एक आध किस्में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्पत्ति से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसके अंदर ल्यूसिन वगैरह जो HCN वगैरह, ठीक है, जो वो पाए जाते हैं इसके अंदर ऐसे एसिड पाए जाते हैं जो नुकसानदायक होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें क्वेश्चन पूछने का कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक आदि यानी कि एक कीट है उससे क्वेश्चन पूछा गया, कीट रोग जो भी हो उससे,
अब देखो उत्पत्ति अफ्रीका हो गई, ल्यूसीन की मात्रा 7 से 16%। ठीक है, अब ल्यूसीन एक एंजाइम होता है, ठीक है, जिसे अधिक मात्रा में खाने, ज्वार में 7 से 16% पाया जाता है, अधिक मात्रा में खाने से पेलेग्रा रोग हो जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो एक नोट याद रखना, ये भी PYQ है। ठीक है, ज्वार में HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड बोलते हैं जिसको, यानी कि प्रोसिकमल भी बोलते हैं, धुरीन भी बोलते हैं, तीनों में कुछ भी नाम आ जाए, HCN प्रोसिकमल धुरीन कुछ भी आ जाए, वो ज्वार के अंदर पाया जाता है। जो बनता कहाँ पर है, जड़ के अंदर बनता है। ठीक है, लेकिन जड़ के अंदर बनकर ऊपर चला जाता है, पत्तियों के अंदर संग्रहित हो जाता है, पत्तियों के अंदर। तो जब अपन वो ज्वार काट कर पशुओं को खिलाते हैं तो पशुओं के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, तो कटाई से पूर्व छोटी अवस्था में ये अधिक बनता है। छोटी अवस्था की मान लो ज्वार उगी है, थोड़ी सी बड़ी हुई है, ठीक है, यानी कि 3-4 फुट बड़ी हुई है, ठीक है, और अपन वो काट कर खिला रहे हैं, तो उस समय ये ज़्यादा होता है प्रभावी। ठीक है, और ये नुकसानदायक होते हैं, इसकी 0.5 कुछ परसेंट मात्रा भी एक बछड़े को। ठीक है, अब ज्वार में नरबंदे जीन देखो, कोफिर 60 है, ये जीन याद रखना इसका। अब नरबंदे क्या है इसमें, यानी कि मेल स्ट्राइल, यानी कि नर है ना वो, यानी कि प्रजनन यानी कि नहीं हो सकता। ठीक है, पुंकेसर वगैरह नहीं बन सकते ज्वार के अंदर, नर प्लांट के फ्लोर के अंदर। ठीक है, तो इसलिए कुछ कुछ पौधे नरबंदे होते हैं, इसलिए ज्वार में बहुधा परपरागित फसल है, यानी कभी कभी क्रॉस पोलिनेशन भी हो जाता है। ठीक है, वैसे तो स्वपरागण भी होता है इसमें और परपरागण भी होता है, तो यानी कि इसलिए इसे बहुधा परपरागित फसल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन उलझा सकते हैं आपको। ठीक है, अब देखो प्रमुख शाकनाशी एट्राजीन हो गया। ठीक है, टेम्परेचर देखो 32 से 35 डिग्री सेल्सियस इसके लिए उपयुक्त रहता है। पीएच 6.5 से 7.5 ये तो नॉर्मल है। ठीक है, बीज दर देखो, अनाज हेतु 10 से 12 kg, चारे हेतु 30 से 40 kg, तो ये बीज दर याद रख लेना इसमें एक तो। ठीक है, और एक ये दो एक जीन याद रख लेना आप, और उत्पत्ति वगैरह बस। ठीक है, अब किसमें देखो इसकी एक ये किस्म याद रखना, CSH1 ज्वार की फर्स्ट हाइब्रिड किस्म 1964 में। हाइब्रिड किस्म तो आपको सभी क्रॉप्स की याद रखनी है जो शुरू शुरू में बनी थी। ठीक है, मेजर क्रॉप्स की। अब उसके बाद देखो बहु कटाई हेतु मीठी सुदान, MP चरी, पूसा चरी, चरी वगैरह आ जाए। ठीक है, ज्वार हो गया। ठीक है, और ये मीठी सुडान और MP चरी PYQ में आए हुए हैं। ठीक है, एक कटाई हेतु CSV 15 रात चरी। ठीक है, और सूखा सेंसिल CSH9, तो ये इतनी याद नहीं रखनी, बस ये याद रखनी है मीठी सुडान, MP चरी, पूसा चरी और ज्वार की फर्स्ट हाइब्रिड CSH1। ठीक है, अब उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसका रोग है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोग है ज्वार का, ग्रीन स्मट या कंडवा रोग भी कहते हैं, ये कवक द्वारा होता है। ठीक है, टोलीस्पोरियम पेनिसिलियम, तो कवक कितना इंपॉर्टेंट याद मत रखना, बस ये याद रखना कवक द्वारा होता है और बीज जनित रोग है। ठीक है, ग्रेन स्मट, तो ज्वार का प्रमुख रोग पूछ ले तो ग्रेन स्मट है। इसमें क्या होता है, दाने की जगह भूरे रंग का पाउडर बन जाता है। ठीक है, अब देखो एक इसकी कटाई याद रखना, उपज वगैरह इतनी नहीं पूछे फिर भी ये याद रखना, चारे के लिए कटाई कब करते हैं, बुआई से 40 से 45 दिन बाद करते हैं चारे की कटाई। ठीक है, और ये बहु कटाई, ये एक कटाई है ना बहु कटाई के लिए, बहु कटाई किस्मों की कटाई करते हैं 50 से 55 दिन बाद। तो आप तो ये याद रख लेना 40 से 50 दिन बाद। ठीक है, ये 50 लगा रखा है, सॉरी 40 लिखा गया, 40 से 50 दिन बाद अपन याद रख लेना ये। ठीक है, अब उसके बाद अपन नेक्स्ट, हम देखो अपनी नेक्स्ट क्रॉप है जो, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, दो एक चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। उसके बाद अपनी मेजर क्रॉप आएगी जो आएगी अपनी गेहूँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप होगी वो अपनी 6वीं। अब देखो जो है बारले है। ठीक है, इसे होर्डियम वल्गेर वैज्ञानिक नाम हो गया। ठीक है, ग्रेमनिया पोएसी वही, इथोपिया इसका वो उत्पत्ति हो गया। ठीक है, 2n = 14, बाजरा की भी 2n = 14 ही है। जो संस्कृत भाषा का शब्द है, एक चीज़ याद रख लेना। ठीक है, अंकुरण हाइपोजियल, पुष्पक्रम स्पाइक, फल कैरियोप्सिस, तना होता है कल्म, परागण स्वपरागण, ये चीज़ें आप सबको पता है। ठीक है, नॉर्मल है। क्वेश्चन देखो यहाँ से आ सकता है, थोड़ा सा मेजर चीज़ है ये। वर्गीकरण देखो, जो में यानी कि दो प्रकार के जो होते हैं। ठीक है, एक तो 6 रो बारले होता है और एक 2 रो बारले। 6 रो बारले मतलब जो कि बाड़ी होती है ना, उसके अंदर 6 लाइन होती हैं दानों की। ठीक है, 6 लाइनों में दाने बनते हैं। और 2 रो बारले जहाँ पर 2 लाइनों में दाने बनते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे स्थान है जहाँ पर 2 लाइनों में खेती की जा रही है, ये 2 रो बारले उगाया जाता है, जिससे प्रोडक्शन भी कम मिलता है इसमें, यानी कि दुगुना तिगुना प्रोडक्शन है, तिगुना। ठीक है, अब देखो 6 रो बारले उसको बोलते हैं होर्डियम वल्गेर, इसकी मुख्यतः खेती की जाती है। ठीक है, और ये है 2 रो बारले हो, ये है होर्डियम डाइस्कम। ठीक है, होर्डियम वल्गेर भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, तो सेम चीज़ है, बट यानी कि ये है, ये 2 रो बारले पहले था, उसके बाद विकसित कर दिया अपन ने 6 रो बारले। ठीक है, तो अपने को बस ये याद रखना 6 रे बारले है, इसकी मुख्यतः खेती की जाती है, होर्डियम वल्गेर बोलते हैं। प्रोटीन 11.5% होता है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने का चांस यहाँ पर है, एक वर्गीकरण से चांस है, दूसरा चांस यहाँ पर है। बाकी आप रिवाइज तो नॉर्मल सारा कर लेना, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रख लेना, वर्गीकरण और उपयोग में देखो एल्कोहल की लुगदी बनाने में। ठीक है, एल्कोहल वगैरह बियर वगैरह जो बनाते हैं वो इससे जो उससे बनते हैं। ठीक है, इसके किण्वन की क्रिया करके। ठीक है, अब देखो खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक लवण प्रतिरोधी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चीज़ें तो अपन ने जब इरिगेशन वगैरह पढ़ रहे थे, जो भी चीज़ पढ़ रहे थे, हर जगह हर चैप्टर में अपन ने ये क्रॉप्स वगैरह आई जाती थी ऐसी। ठीक है, तो खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक लवण प्रतिरोधी है ना वो जो है। ठीक है, रबी प्लांट C3 LDP। ठीक है, टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री, ये कोई है नहीं इतना कुछ खास। ठीक है, वही है गेहूँ की तरह ही, यानी कि इसकी
वो है बीज दर 100 kg, लवणीय मृदा हेतु 120 से 125 kg, बीज उपचार एजोटोबैक्टर, तो वो सब गेहूं की तरह ही है, अभी गेहूं पढ़ेंगे ना उसमें सारा कवर हो जाएगा, बस ये याद रखना। वर्गीकरण 6 रो 2 रो, ठीक है। उपयोग एल्कोहल लुगदी, ठीक है, खाद्यान्न फसलों में लवण प्रतिरोधी है। एक आध किस्में देख लो इसकी, बिलाडा 2, ठीक है, डोलमा राजकिरण, ठीक है, बस ये याद रखना इसकी, 1 2 3, ठीक है, और करण 3 भी इसकी याद रख लेना, ठीक है, जो कन्फ्यूज करेगी आगे। अब देखो सिंचाई, देखो फर्स्ट कल्ले निकलते समय, दूसरी दाना बनते समय, ठीक है। कल्ले कब निकलते 30 दिन, वैसे यानी कि 21 दिन 23 दिन होता है उसका। अब रोग देखो इसके अंदर, रोग यानी कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें, रोग से भी क्वेश्चन बनने के चांस है, मैंने यानी कि लगा दिए हैं जहाँ जहाँ से चांस आपको बता रहा हूँ। आवर्त कंडवा रोग, ठीक है, अस्टिलागो होर्डेई कवक द्वारा होता है, ठीक है। एक्सटर्नल सीड बोर्न डिजीज है, ठीक है। अब मोल्ला रोग निमेटोड द्वारा, हेटेरोडेरा एवेनी निमेटोड, ठीक है, इसकी खोज हुई थी नीम का थाना में, ठीक है। अब उसके बाद देखो कीट दीमक नियंत्रण क्लोरोफायरिफोस, वो तो ऐसे ही है बस। अब आप ये याद रखना बस, इसमें अनावर्त कंडवा और मोल्ला, दो चीज़ें याद रख लिया आपने, ठीक है। किस्में वगैरह छोड़ो इसकी। दूसरा आपने ये याद रख लिया इसका यूज कहाँ पर करते हैं, और लवण प्रतिरोधी और वर्गीकरण, बस जो में यही क्वेश्चन आएगा तो। अपनी नेक्स्ट क्रॉप है वीट, ठीक है। इसके अंदर देखो कार्बोहाइड्रेट 62 से 71%, ठीक है, प्रोटीन 11 से 12%। इसमें प्रोटीन याद रखना, इसके प्रोटीन को ग्लूटीन कहते हैं, जिसके कारण चपातियाँ फूलती हैं, ठीक है। उपनाम देखो, अब देखो विश्व में सबसे ज़्यादा फूड है ना जो खाया जाता है और जो उगाया जाता है वो है अपना गेहूँ, ठीक है। तो उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान है चीन का, द्वितीय स्थान है भारत का, ठीक है। और याद रखना गेहूँ के दानों में नाइट्रोजन ये सब कुछ नहीं है इसमें, बस ये याद रखना दानों में भूसा का अनुपात है ना इसमें 1 से 1.5% होता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ याद रख लेना, दूसरी उपनाम वाला याद रख लेना, ये सॉरी स्टेबल फूड होता है, ठीक है, और प्रोटीन याद रख लेना, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, पुष्पक्रम वगैरह आपको बताइए, स्पाइक, ठीक है, वानस्पतिक नाम ट्रिटिका एस्टियम ग्रेमिनिया पोएसी, कुल हो गया इसका। और दाना, इसके दाने को करनाल कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना। फल का प्रकार होता है केरियोप्सिस, ठीक है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, परीक्षण भार है 40 ग्राम होता है, ठीक है, गेहूं का टेस्ट वेट 1000 दानों का भार, ठीक है। और गेहूं सा जो खरपतवार होता है ना फ्लेरिस माइनस, ठीक है, उसका होता है 2 ग्राम। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जलवायु देखो अनुकूल मौसम, शीतोष्ण ठंडा मौसम, ठीक है। इष्टतम वर्दी हेतु तापमान होता है इसका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और पकने के समय तापमान होता है 14 से 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मृदा बलुई दोमट मृदा आपको पता है 6 से 8 pH हो गया, ठीक है। LDP प्लांट हो गया, C3 स्वपरागित किस्म, तो इसमें स्वपरागित याद रखना, ठीक है। ये SDP LDP C4 C3 ये चीज़ याद मत रखना, पर परागण वाली चीज़ें जरूर याद रखना हर क्रॉप की, ठीक है। और अब देखो बुआई, देखो बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर हो गया, ठीक है। अधिक उत्पादन के लिए क्रॉस बुआई करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बुआई का समय याद हो गया। अब उसके बाद चलते हैं, बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा होता है, नोरिन-10, ठीक है। नोरिन-10 के लिए उत्तरदायी कारक कौन से होते हैं, RH1 और RH2, ठीक है। ये बोनेपन जीन को बनने के, ये उत्पन्न होने के कारक होते हैं, ठीक है। अब हरित क्रांति देखो सबसे ज़्यादा किस क्रॉप का यूज हुआ था हरित क्रांति में, ग्रीन रेवोल्यूशन में, उसमें सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन, वो सॉरी उत्पादन भी सबसे ज़्यादा भारत के अंदर गेहूँ का ही हुआ था, और सबसे ज़्यादा यूज भी गेहूँ का ही हुआ था हरित क्रांति में, ठीक है। और गेहूं की प्रथम म्यूटेड वैरायटी है ना उत्परिवर्तक की समय MP797, ठीक है, ये थोड़ी सी याद रखना। जैव उर्वरक इसमें एजोटोबैक्टर यूज करते हैं। उसके बाद देखो वर्गीकरण, देखो वर्गीकरण देखो द्विगुणित गेहूं, ठीक है, ट्रिटिकम मोनोकोकम, द्विगुणित मतलब 2n बराबर कितने हो गए इसमें, 2n बराबर 14, ठीक है। तो n बराबर कितने हो गए 7, n बराबर 7, 2n बराबर 14, ठीक है। चतुर्गुणित गेहूं इमरवीट, ठीक है, ट्रिटिकम डाइकोकम कहते हैं, ठीक है। इसमें गुणसूत्र संख्या 28 हो गई, ठीक है, यानी कि n बराबर 7 था तो 7 में चतुर्गुणित मतलब 4 गुणा, ठीक है। तो 7 को 4 से गुणा किया तो 7 चौक 28 हो गया, ठीक है। इसमें 1% क्षेत्रफल है, इसका उपयोग उपमा बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इतना खास नहीं है, ये कन्फ्यूज करेगा ना, कन्फ्यूज ये इस चीज़ के साथ करेगा अपने को, इसके साथ ट्रिटिकम ड्यूरम के साथ, ठीक है, क्योंकि वो पूछेगा ट्रिटिकम ड्यूरम, देखो चतुर्गुणित गेहूं है, ये भी चतुर्गुणित ही था, ठीक है। मैक्रोनी इसे इमरवीट कहते हैं, और ट्रिटिकम ड्यूरम है इसको कहते हैं मैक्रोनी वीट, खपाली गेहूं भी कहते हैं, जो ठीक है, जो ये साउथ के अंदर होता है, ठीक है। पर उत्सव वगैरह पर्व वगैरह में सूजिया सेवैयाँ बनाते हैं, वो ट्रिटिकम ड्यूरम से बनाते हैं। इसमें भी 2n बराबर यानी कि सॉरी n बराबर 7 होते हैं, तो चतुर्गुणित यानी कि टू एन बराबर 28 हो गए इसके अंदर, ठीक है, 4n बराबर सॉरी। अब देखो गुणसूत्र वर्गीकरण देख लो, आगे देखो भारतीय बोना गेहूँ हो गया। अब नेक्स्ट, ठीक है, इसमें ट्रिटिकम स्पेरोकोकम है, लेकिन इसकी खेती इंडिया में नहीं की जाती, ठीक है। पहले की जाती थी, काफ़ी लंबा ज़्यादा था, टॉलरेंस नहीं थी, लॉगिंग वाटर लॉगिंग कैपेसिटी नहीं थी, गिर जाता था, ठीक है। मैक्सिकन बोना गेहूँ ब्रेड वीट भी कहते हैं जिसे, ट्रिटिकम एस्टिवम, इसकी खेती होती है सबसे ज़्यादा, 87% क्षेत्रफल इसी का होता है, ठीक है। और इसमें कोलिप्टाइल की लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। कोलिप्टाइल आप सभी जानते होंगे, जो कल्ले निकलते हैं फिर वो सीधा बढ़ता है एक तना, वो कोलिप्टाइल हो गया, ठीक है। वो यानी कि जो जस्ट यानी कि
ग्रो होता है ना, अंकुरण होता है, तब जो निकल के आता है ऊपर का हिस्सा, ठीक है, उसकी लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब देखो कॉमन ब्रेड वीट हो गया ट्रिटिकम वल्गेर। ठीक है, ट्रिटिकम वल्गेर आ जाए तो निम्न में से ट्रिटिकम कॉमन वीट ब्रेड कौन सा है, ब्रेड गेहूँ। ठीक है, यानी कि ब्रेड वीट तो हो गया यानी कि ट्रिटिकम एस्टियम, और कॉमन ब्रेड वीट हो गया ट्रिटिकम वल्गेर, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म की संख्या 21 होती है। ठीक है, एंडोस्पर्म के गुणसूत्र की संख्या। अब देखो बोनेपन जीन एवं बुआई की गहराई, ये थोड़ी सी याद रखना आप। देखो ट्रिपल बोनी किस्म है ना, ट्रिपल ड्वार्फ किस्म, ठीक है, इनकी गहराई होती है 3 से 4 सेंटीमीटर। इनको 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में बोते हैं, यानी कि यहाँ पर ही बोएंगे बस। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, तो इसको बोएंगे ओनली यहाँ पर, ज़्यादा गहराई में इसको नहीं बोएंगे। क्यों क्यों नहीं बोएंगे? क्योंकि ये इसमें पहले से 3 जीन है बोने। ठीक है, ऐसे मानो आप, एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और देखो दूसरी है डबल जो, डबल यानी कि 2 जीनी किस्म। ठीक है, इसमें 2 बोने जीन है, तो इसको इससे थोड़ा अधिक गहराई में बोएंगे, 4 से 5 सेंटीमीटर में। ठीक है, अब एक तीसरी है 1 जीनी किस्म। ठीक है, इसको 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर बोएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ओनली बोनेपन का एक ही जीन है। ठीक है, तो ये प्लांट कम बोना रहेगा। ठीक है, ये वाला कम बोना रहेगा, ये यानी कि एक ही जीन है इसमें। अगर इसको भी अपन यहाँ पर ही बो देंगे 3 सेंटीमीटर पर ही, तो ये लंबा ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पर बोया, तो ये बस जाकर यहाँ पर रुक गया। ठीक है, इसको बोया यहाँ पर, ये यहाँ पर जाकर रुक गया, और इसको बोया, ये भी यहाँ पर जाकर रुक गया। ठीक है, ऐसा सीन है, समझ रहे हो आप? अब देखो फिर से बता देता हूँ। देखो इसको बोएंगे अपन, ठीक है, इस हिसाब से बोया कि ये यहाँ पर जाकर रुक गया। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं। इसमें 2 जीन है, तो इसको इससे थोड़ी कम गहराई पर बोया, ये भी यहाँ पर ही रुकेगा। और इसमें यानी कि 3 बोने जीन है, तो ये यहाँ पर जाकर रुक गया। तो ऐसी चीज़, इनकी गहराई थोड़ी सी याद रखना आप। ठीक है, अब देखो बीज रोपण दूरी, देखो डिबलिंग के लिए देखो बीज दर होती है। अब देखो डिबलिंग के लिए 25 से 30 kg/ha। ठीक है, इसमें FIR भी याद रखना, 75 kg/ha। ड्रिलिंग है तो 80 से 100 kg, छिड़काव हेतु 100 से 120 भी लिखा होता है। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें 125 से 120। पछेती बुआई के लिए लेट सोइंग, लवणीय मृदाओं व सूक्ष्म भूमि वगैरह में 125 से 150 kg/ha। ठीक है, अब इसमें आप स्पेसिंग जरूर याद रखना। ठीक है, स्पेसिंग है इसकी, सॉरी, हाँ, स्पेसिंग याद रखना आप इसकी 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। बुआई की विधि अपन ने देख ली, FIR भी नई नवीन वैज्ञानिक विधि है। यहाँ पर भी बुआई हो गई, यहाँ पर भी बीच में पानी की, ठीक है, मेड़ पर बुआई हो रही है थोड़ी सी, यानी कि छोटी छोटी क्यारी सी बना देती है ज़मीन तल से ऊंचाई उस पर। ठीक है, अब देखो कैरा एवं पोरा विधि। कैरा विधि में बीज से यानी कि हल आगे चलता रहता है, बीज से वो सॉरी हाथ से बीज डालते रहते हैं। पोरा विधि में क्या होता है, बीज जो हल के पीछे नली होती है उसके अंदर बीज डालते रहते हैं। हरित क्रांति के समय HD 2329 सर्वाधिक यूजफुल किस्म रही। ठीक है, उर्वरक प्रबंधन देखो, नाइट्रोजन NPK, नाइट्रोजन 120 kg/ha, और फास्फोरस होता है ना, वो P2O5 रूप में होता है उर्वरकों के अंदर, वो 40 kg/ha। पोटेशियम 30 kg/ha, ये K2O के रूप में होता है। ठीक है, जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे DAP के अंदर 46% है ना, वो ओनली P तत्व नहीं होगा। ठीक है, P तत्व नहीं होगा, वो हो गया P2O5 होगा वो, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और एक माह पूर्व 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर खाद, और जिंक की कमी है तो 25 kg/ha जिंक। ठीक है, पर्णीय छिड़काव के लिए यूरिया की मात्रा 2 से 3% यूज रखते हैं, बाकी कुछ है नहीं खास में। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एक, ठीक है, बनेगा तो सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, एक सिंचाई में लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर यानी कि जल देते हैं अपन। ठीक है, अब पहली सिंचाई होती है क्राउन रूट इनिशिएशन, 21 से 25 दिन यानी कि 23 दिन पर होती है वैसे तो, शीर्ष जड़ जमा अवस्था। ठीक है, उसके बाद दूसरी अवस्था होती है, ये CRI अवस्था सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, दूसरी अवस्था होती है अपने कल्ले निकलते समय। ठीक है, ये तो शीर्ष जड़ जमा हो गया, शीर्ष और जड़ दोनों जम गए। ठीक है, CRI अवस्था। उसके बाद दूसरी है कल्ले निकलना, ये टिलरिंग हो गई। ठीक है, एक में मुख्यतः नहीं से अलग अलग प्लांट बनते हैं। तो अब तीसरी है अपनी गांठें बनते समय, लेट जॉइंटिंग भी बोलते हैं, जिसे ये गांठें बन रही है देखो। ठीक है, उसके बाद अपनी 4th स्टेज है बाली या पुष्पन के समय। ठीक है, ये बाली बन रही पुष्पन फ्लोरिंग अवस्था के समय। 5th स्टेज अपनी दाने की दूधी अवस्था, मिल्किंग स्टेज के समय। ठीक है, और 6th स्टेज अपनी डफ अवस्था। ठीक है, परिपक्वता, दाने बनते समय। ठीक है, इसमें दिन या वगैरह याद नहीं रखने अपने को किसी में भी, बस अपने को एक के अंदर दिन याद रखने हैं, CRI अवस्था के अंदर, जो 21 से 25 यानी कि 23 दिन पर बन आती है। ठीक है, CRI अवस्था। अब उसके बाद देखो, अगर अपने पास यदि एक सिंचाई उपलब्ध हो तो अपन CRI स्टेज पर करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 सिंचाई उपलब्ध है तो CRI स्टेज प्लस फ्लोरिंग स्टेज पर करेंगे। 3 सिंचाई उपलब्ध है तो CRI, लेट जॉइंटिंग और मिल्किंग स्टेज पर करेंगे। ठीक है, देखो अभी बताता हूँ। CRI 3 सिंचाई अवस्था है अपने पास, तो देखो पहली हो गई CRI अवस्था पर। ठीक है, दूसरी हो गई अपनी लेट जॉइंटिंग की अवस्था,
और तीसरी हो गई अपने मिल्किंग पर। बीच में एक एक का गैप दे दिया अपन ने, ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं उन्नत किस्में। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है। पहली सुजाता, ठीक है, सिंगल जीन ड्वार्फ किस्म है, ठीक है। इनको आपको पता ही, यानी कि 3 सेंटीमीटर गहराई पर इनको बोया जाता है। तो इसमें देखो लरमा रोजो 64, सोनालिका, ये 3 याद करनी है अपने को। 2 जीन वाली बोनी किस्म छोटी लरमा, ठीक है, रोली रोदी होती है। और जनक ये अब समाप्त हो चुकी है, इसकी बुआई नहीं की जाती अब, ठीक है। करनाल बंट रोग सबसे ज़्यादा होता है इसके अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग याद रखना अपने को, छोटी लरमा भी याद रखनी है। HD 2009 अर्जुन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2,4-D के प्रति संवेदनशील है, ठीक है। अब उसके बाद अपन चलते हैं राज 1482, कल्याण सोना, सरबती सोनारा, इंपॉर्टेंट किस्म है, ठीक है। HD 2329, हरित क्रांति में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये HD वाली तो इंपॉर्टेंट है ही है भाई, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ट्रिपल जीन बोनी किस्म। इसमें बस ये 3 याद रखना, बादशाह, हीरा, मोती, जवाहरात, बादशाह, ये सारी इसमें आ गई, ठीक है। बढ़िया गुणवत्ता वाली मालव कीर्ति याद रखना, पूसा बहार याद रखना, ठीक है। और कुछ याद नहीं रखनी इसमें। अब अन्य प्रचलित किस्में देखो, राज 1482, 3077, ठीक है, 1555, ठीक है। HD 2329, ठीक है। और एक HD वो और थी 2029 ऐसे कुछ थी, चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं। PBW 373, ठीक है, ये भी याद रखना। WH 147, और तो कोई खास है नहीं। हाँ ये रही इंपॉर्टेंट, सुजाता और खाचरिया 65, ठीक है। ये खाचरिया 65 है जो ये यानी कि लवण रोधी किस्म है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुजाता, खैरचिया, PBW, राज, HD, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना ही रखना। और साथ में आप याद रखना, देखो ये लरमा रोजो, सोनालिका, ठीक है, छोटी लरमा, लोकवन, HD 2009, ये इंपॉर्टेंट है, गिनती की है, इनसे क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। अब देखो ये नकलची खरपतवार है गेहूं का, गेहूं सा गोली डंडा, ठीक है। फ्लेरिस माइनस इसका वैज्ञानिक नाम है, फ्लेरिस माइनर, ठीक है। सक्रिय पत्ती का खरपतवार है। आइसोप्रोट्यूरन से पहले इसको नियंत्रित करते थे, लेकिन अब इसको नहीं करते आइसोप्रोट्यूरन से। क्यों? क्योंकि इसने रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया, यानी कि प्रतिरोधकता उत्पन्न कर लिया। अब इस खरपतवार नाशी का असर ही नहीं होता इस पर। वर्तमान में इसका नियंत्रण करते हैं सल्फोसल्फ्यूरॉन से, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं खरपतवार प्रबंधन। दूसरा है अपना खरपतवार इसका हिरणखुरी। एग्जाम में देखो कंफ्यूज मत होना, ये आपत्तिजनक खरपतवार है, ठीक है। एग्जाम में आपत्तिजनक खरपतवार आ जाए तो सबसे पहले हिरणखुरी करना है अपने को। अगर हिरणखुरी नहीं हो तब अपन गेहूं सा कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपत्ति उत्पन्न करता है हिरणखुरी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कंट्रोल वगैरह तो आपने खरपतवार में पढ़ ही लिया होगा। जंगली जीव अथवा आकर्षण नहीं लिए तो नॉर्मल है। देखो रोग से भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। वीट में रोग इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रस्ट वगैरह ऐसे भयंकर भयंकर रोग है जो मेजर रोग है, ठीक है। अब भारतीय रोली के पितामह फादर ऑफ इंडियन रस्ट है KC मेहता, ठीक है। रोली 3 प्रकार की रस्ट होती है, पहली भूरे रोली, ठीक है, दूसरी काली रोली और तीसरी है येलो रस्ट। ब्राउन लीफ रस्ट भूरी रोली है, इसका होता है पक्सिनिया रिकॉन्डेटा, ठीक है, इससे होता है रोगजनक। और काली रोली का रोगजनक है पक्सिनिया ग्रेमिनीज, ठीक है। पीली रोली का रोगजनक है पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। ये आपको याद करनी पड़ेगी देखो, और नॉर्मल है, ज़्यादा है नहीं। देखो काली रोली है, ये गेहूं की किलर बीमारी है, किलर डिजीज भी कहते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, ये आपको वैज्ञानिक नाम गेहूं के अंदर तो याद करनी पड़ेंगे। देखो मैंने पहले कहा था 2-4 क्रॉप्स हैं बस जिनके वैज्ञानिक नाम अपने को वो रोगजनक याद करने हैं, बाकी इतने सबके तो करने भी नहीं, तो ये तो करने पड़ेंगे। करनाल बंट, निवोसिया इंडिका कवक, ठीक है। इसकी खोज करनाल में मित्रा ने 1930 में की थी। गेहूं का कैंसर होता है, खेत से सड़ी मछली की गंध आती है, ठीक है। गंध किसके कारण आती है? ट्राइमिथाइल एमाइन के कारण आती है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है भाई, इसमें तो क्वेश्चन बनने के सबसे बढ़िया चांस है, ठीक है। वो कचरा उठाकर क्यों देगा जब इतने बढ़िया क्वेश्चन कंसेप्ट रहे, ठीक है। सूत्रकृमि रोग देखो हेटेरोडेरा एवेनी, ठीक है। गेगला रोग एग्यूना ट्रीटिसाई, टुंडू, ठीक है। क्लेवी बैक्टर ट्रीटिसाई और एग्यूना ट्रीटिसाई दोनों से होता है। बाकी ये चीज़ आप छोड़ो, बस ये मूल्य तो याद करना ही करना है आपको, हेटेरोडेरा एवेनी, ठीक है। और करनाल बंट भी याद करना है, अनावर्त करंट को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रमुख कीट देखो ये तो नॉर्मल है, दीमक और डेंटोटर्मिस ओबेसिस, सैन्य कीट वगैरह, ये कुछ खास नहीं है। उपज से क्वेश्चन नहीं आएंगे इसका। अब ये याद रखना, कटाई सूचकांक क्या है गेहूं का? कटाई सूचकांक है इसका 20% नमी होती है दानों में, तब इसकी कटाई करते हैं, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट क्रॉप देखो, एक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उठ सकता है, ट्रीटिकेल। ये देखो मानव द्वारा फर्स्ट निर्मित क्रॉप है वो ट्रीटिकेल है, ठीक है। ये कैसे बनी? गेहूं का प्लांट था और एक राई का प्लांट था, दोनों के मध्य संकरण करा दिया, उससे जो क्रॉप प्लांट मिला अपने को वो होता है ट्रीटिकेल। गेहूं और राई की तरह ही होता है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, यह 20% उच्च प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। और 2n बराबर 56 इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। रिम्पू ने सर्वप्रथम ये संकलन किया था 1890 में, तो रिम्पू याद रखना और ये प्रोटीन वाला सेक्शन याद रखना, आनुवंशिक वाला इतना खास नहीं है।
याद रखना किस किस से तैयार की गई है। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अपन ने 6-7 क्रॉप एक साथ पढ़ ली। ठीक है, TTKL भी जोड़ो तो आप तो। और ये क्रॉप जो मैंने पढ़ी है ना, पढ़ाई है आपको, ये जो बताया है इसमें, इसको तो पूरा का पूरा ऐसे पढ़ना ही है आपको। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, कुछ साथ बाई चांस ऐसा एक आधा क्वेश्चन हो जाए तो हो जाए, बाकी इससे बाहर क्वेश्चन जाने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, ओनली सुपरवाइजर के एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है मैंने। ठीक है, और आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। 3-4 सोर्सेज से पढ़कर मैंने अलग से नोट्स बनाए हैं, ऐसे भी नहीं मेरे पहले से लिखे हुए से उनमें से पढ़ा दिया आपको। अलग से स्पेशल नोट्स बनाकर खुद से भी इतनी मेहनत करके बनाई है, तो आप सपोर्ट जरूर करना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन अपना जीके का रहेगा, राजस्थान जीके का, जल्दी करेंगे।